जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज असेंबली में जो कुछ हुआ बेहतर आप जानते हैं। एक तरफ अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए और दूसरी तरफ से जय श्री राम के जयकारे। मेरे साथ विक्रम रंधावा है, एमएलए हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि ये भी बातें सामने आई है और कुछ आरोप इन पे लगा है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विक्रम रंधावा ने हम पर हमला किया है। कुछ विधायक क्या कहना चाहते हैं रंधावा साहब? जो आरोप आप पर लग रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है कि आपने किसी विधायक पर हमला किया है। देखिए, बेबुनियाद आरोप है। आज सुबह से ही जब असेंबली लगी तो रूटीन में क्वेश्चन आवर होता है, लेकिन सरकार, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं वो शुरू से मन के बना के आए थे, क्योंकि उनको पता है कि वक्त बिल जो पास हो चुका है वो कानून बन चुका है। अब कश्मीरी वोटर्स को कैसे खुश करना है, तो बेबुनियाद इशू के ऊपर होला करेंगे, शोर शराबा करेंगे, तो किसी ना किसी तरीके से टीआरपी बढ़ेगी, लाइमलाइट में आएंगे और कश्मीर की आवाम को बताएंगे देखो हमने शोर किया। अब शोर करने का फायदा होना कोई नहीं था। स्पीकर साहब ने शुरू में ही कह दिया था कि वक्फ एक्ट अमेंडमेंट जो है वो पास हो चुका है, वो बिल बन चुका है, उसमें जो मॉडिफिकेशन होनी थी वो हो चुकी है, अब उस पर कुछ नहीं हो सकता है। और जो हमारा असेंबली का रूल है, असेंबली रूल्स के अनुसार चलती है, रूलिंग या अपोजिशन के अनुसार नहीं चलती है। आज स्पीकर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रोसीडिंग्स को चलाया और पूरे हाउस को बताया कि रूल 58 के तहत और बाय रूल 77 के तहत कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पास हो जाए और उसको प्रेसिडेंट की भी मोहर लग जाए, फिर अगर वो मैटर सब्जुडाइज हो जाता है तो उसका कोई भी मोशन जो है वो असेंबली में नहीं आ सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और कुछ हजार उम्मीदवार के लोगों को यह लगता था कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी अगर इस पे हम नहीं बोले तो। हमें सिर्फ बोलना है, तो बोलने की गुंजाइश बनती नहीं थी और हमने स्पीकर साहब से कहा था कि हम बोलना अलाउड नहीं करेंगे। जो प्रोसीडिंग यहाँ आ नहीं सकती उस पर बोलने का कोई तुक ही नहीं बनती है। तो स्पीकर साहब ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया, एडजर्नमेंट मोशन जो लाने का प्रयास हुआ उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इन लोगों का शोर शराबा ये वेल में भी आए, अपनी पार्टी के स्पीकर को आंखें भी दिखाई, गाली गलौज भी किया, क्रिटिसाइज भी किया और वॉकआउट तो नहीं कर सके, ना ही स्पीकर ने मार्शल आउट किया। अलबत्ता स्पीकर साहब ने 15 मिनट के लिए जो है वो सेशन को एडजर्न कर दिया था। 15 मिनट के बाद दोबारा बैठे, इन लोगों ने फिर वही हरकत शुरू कर दी। फिर आधा पौना घंटा क्रॉस जो फायरिंग हुई, वो तस्वीरें जो वायरल हो रही है उसमें आप दिख रहे हैं कि धक्का मुक्की हो रही है, हल्ला हो रहा है, वो उस समय क्या हुआ? देखिए, कांग्रेस के हफीज लोन साहब जो विधायक है उनकी और हमारी सीटिंग अलग अलग है। वो ट्रेवरी बेंचेस की तरफ बैठते हैं क्योंकि वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एलाइड पार्टनर्स है, तो उनको हमारे साथ हम अपोजिशन में है, हमारे से उनकी कुर्सी दूर है। वो हमारे घर के पास आके हमें गाली देंगे तो यहाँ के टॉफी लेने आया था या दूर भी नहीं आया था, मारी खाने आया था वो, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए। मारा क्या, हमने तो उसको समझाने गए कि तुम बेबुनियाद तख्ती लेके आए हो, उसने गालियां दी कि ये गांधी के कातिल है, तो गांधी का कातिल का इल्जाम तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। महात्मा गांधी की हम भी इज्जत करते हैं, पूरा देश इज्जत करता है। तो पूरी असेंबली में सिर्फ विक्रम रंधावा ही थे जिन्होंने जवाब दिया? हुआ ये कि वो मेरे सामने आ गए, अब समझ लो संजोग से मेरे खाते में पड़ने थे, मेरे सामने आ गए तो मैंने उनको पुश किया तो इफ्तिकार जो हमारे दोस्त भी हैं वो रजौरी से एमएलए कांग्रेस के, वो उनकी डिफेंस में आगे जब वो आगे तो फिर वो रस्साकशी हो गई। रस्साकशी में किसी को लगी किसी को नहीं लगी। यानी कि लोन साहब को ये नहीं पता था आगे विक्रम रंधावा? ये लोन साहब को पता होना चाहिए कि अपोजिशन बेंचेस के पास मैं जा रहा हूँ और उनके बेंचेस के बीच में जाके उनको गाली गलौज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर तो मुंह की खानी पड़ेगी ना। अभी एक जिस तरह से असेंबली में रंधावा साहब वक्फ बोर्ड पे हंगामा हुआ, खूब हंगामा हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें सामने आ रही, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू के साथ, ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, देखो मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास और भी जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार के मंत्री आए तो प्रोटोकॉल क्या कहता है उनको मुख्यमंत्री महोदय ने अटेंड करना है, और केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्री आए हैं किरण रिजिजू जी, वो सरकार के लिए कुछ लेके आए हैं, तो एक प्रोटोकॉल कटती रहती है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय का जो दायित्व है वो निभा रहे हैं। अलबत्ता वो केंद्र सरकार के मंत्री को इग्नोर करके अगर विधानसभा में आ जाते तब शायद मीडिया उनको दूसरे तरीके से लेता, तो एक न एक पहलू उनको छूना था, वो छू रहे हैं। अभी रंधावा साहब, महराज मलिक हर वक्त असेंबली में वे चिल्लाते हैं, बोलते हैं
अब तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या पता वक्फ बोर्ड के बारे में। देखिए, वो अपने आप को ज्यादा समझदार समझता होगा। मुझे लगता है कि छोटी मानसिकता का व्यक्ति है, पहली बार चुन के आया है, तो कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार है। संभल जाए तो लंबी गेम खेलेगा, नहीं तो निपट जाएगा यहीं पे। आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे कोई किसी का हाथ है, या जो कोई पुश कर रहा है, या फिर ऐसे ही? नहीं, वो कोई बड़ा ज्यादा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म उसके अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके जो वो आया होता है जिस सोच के साथ या जिस माइंडसेट के साथ, वो हमें पता होता है वो क्या जम्मू में कर रहा है, कहाँ बैठता है, कैसे कैसे बैठता है, कौन कौन उसको एड दे रहे हैं, जम्मू के कौन से जयचंद हैं जो उसकी लवासी करते हैं। तो वो भी नंगे हो चुके हैं, वक्त आने पे उनको भी हम बताएंगे कि क्या होता है जम्मू की सर गद्दारी का मतलब। रंधावा साहब, ऐसा है असेंबली में, आपसे पूछना चाहता हूँ, बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा है कि जब भी कोई इस वक्त जो चाहे एनसी का विधायक है, चाहे महराज मलिक है, या कोई भी है, तो जब भी हम बोलते हैं तो हमारे माइक म्यूट कर दिए जाते हैं। कभी होता है, कई बार होता है इंटेंशनली। जब अपोजिशन के लोग पॉजिटिवली बात भी रख रहे होते हैं तो शोर भी हो रहा होता है, तो ये हुआ है कई बार। लेकिन मुझे लगता है कि आज स्पीकर साहब ने एक अच्छा विजडम के साथ रोल निभाया है। वो क्योंकि स्पीकर जो है उनको दोनों तरफ बैलेंस करना होता है, सत्ता के होते हैं, उनकी भी सुननी पड़ती है। तो आज तो मुझे लगता है उनको बड़े कटाक्ष फेस करने पड़े होंगे अपने लोगों के, जबकि इनके ही लोग गलत थे। इनको एहसास होना चाहिए था कि स्पीकर साहब बाय रूल असेंबली चला रहे हैं, बाय डिक्टेशन नहीं चला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब उनकी एज के हिसाब से देखा जाए सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, 7th 8th टाइम जीत के आए हैं, तो एक ड्यू रिस्पेक्ट भी हमारा फर्ज बनता है कि उनको हमें देनी चाहिए। लेकिन आज मैंने जो सत्ता पक्ष के विधायकों का रवैया देखा राठौर साहब के प्रति, वो बड़ा निंदनीय था। इनके बाप दादा की जगह वो होंगे, इनको शर्म आनी चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ उनकी लिटरली कुर्सी का मजाक उड़ा रहे थे ये लोग। अभी गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे में हैं, आपकी तमाम विधायकों के साथ और पार्टी वर्करों के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं, तो मुझे बताइए कि अभी तमाम ये प्रश्न लोगों का है, कमेंट्स करते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए। क्या लग रहा है कि हमेशा यही आवाज उठी है, अब तक उठी आ रही है, कि कब तक जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है मिलेगा? देखिए, वो एक सरकार में जो है उनका अपना व्यू पॉइंट है, हम अपोजिशन में है, केंद्र में हमारी सरकार है, हमारा एक अपना व्यू पॉइंट है। मैं एज ए विधायक के नाते, जम्मू के नुमाइंदा होने के नाते ये जरूर कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की लोकतंत्र के मंदिर है हमारा पार्लियामेंट, पटल में कहा है, सदन में कहा है कि उचित समय पे जम्मू कश्मीर को जो उनका खोया हुआ वजूद है स्टेटहुड का, वो हम देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सार्वजनिक तौर पर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी इज अ मैन ऑफ विजडम, इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। वो अपने शब्दों से वापस नहीं जाते हैं। और जब उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा सब्र करो, कुछ मांगने का भी तो एक नजरिया होता है ना। स्टेटहुड केंद्र से मांग रहे हो और आंखें भी दिखा रहे हो और हरकतें भी ऐसी कर रहे हो, वो नहीं चलेगा ना। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। उचित समय पे स्टेटहुड मिलेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वादा है, हम उस पर यकीन करते हैं। रंधावा साहब, भारतीय जनता पार्टी में जीते हुए विधायक हैं आप, एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये सवाल बिल्कुल आम है, आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस वक्त अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है। क्या लग रहा है कि इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी विधायक, चाहे खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, क्या लगता नहीं आपको कि अगर वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर कोई टिप्पणी करते हैं तो एक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए? बहुत सारे विधायकों को मैंने, खासकर महराज मलिक को देखा कि वो मोदी मोदी करके चलाते हैं। छोटी मानसिकता के लोग हैं ना, पारिवारिक बैकग्राउंड भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। एक संस्कार होते हैं, और संस्कार कहाँ से मिलते हैं? ये परिवार से ही होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पारिवारिक संस्कार जिसके पास होंगे ना, वही ये काम करेगा। कुर्सी का तो मान रखिए, देश की वह कुर्सी जिस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त बैठे। कोई बात नहीं, वक्त आएगा, वक्त इनको ऐसा सबक सिखाएगा कि ये खून के आंसू रोएंगे, तब पता लगेगा इनको कि ये है कि ऐसा व्यक्ति जो 140 करोड़ की आबादी को साथ लेके चल रहा है, जो हर खित्ते की साथ इंसाफ करना चाहता है। सब सब्सिडियां, बेनिफिट ये लोग ले रहे हैं, मोदी जी के नाम पे ले रहे हैं ना, दे तो वही रहे हैं। प्रधानमंत्री तो इससे पहले भी रहे हैं, उन्होंने नहीं दिए कुछ ऐसे। मकान तो पहले भी प्रधानमंत्री बना सकते थे, पैसा तो पहले भी था केंद्र के पास। आज आके नरेंद्र मोदी को ही एहसास हुआ। आज 7 लाख कश्मीरी जो है वो किसान सम्मान निधि का फायदा लेता है। 7 लाख, 7 लाख वोट बीजेपी को नहीं मिला वो। अच्छा, समझ सकते हैं हम? 7 लाख कश्मीरी
डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ से मैं कहता ही नहीं हूं। कश्मीरी जो है, जो मेच्योर है, जो 18 साल से ऊपर का है और किसान है, एज ए किसान रजिस्टर्ड है, अरे भैया इतने ना शुक्रगुजार तो ना हो जाओ। जिस अल्लाह की नेमत करते हो, जिस दीन को मानते हो, उनका शुक्रगुजार तो करो कि तुम्हें उन्होंने देश का ऐसा प्रधानमंत्री दिया जो तुम्हें घर बैठे इमदाद दे रहा है, जो तुम्हें घर बैठे तुम्हारे खाते में पैसे डाल रहा है। इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री हुए, तो बदले में वो तुमसे क्या मांग रहा है? तुम इज्जत भी देने को तैयार नहीं हो, और वोट तो कितने देने थे वो किसी को छुपा नहीं, और जिनको दिए उन्होंने तुम्हें क्या दिया वो भी देख लो, उन्होंने तुम्हारे वजूद को कितना जिंदा रखा वो भी देख लो। तो ये मुझे लगता है कि इनर कॉन्शियस अगर जमीर होगा, करैक्टर होगा, तो आइंदा ये जाग जाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर रब रखा। अभी असेंबली के आखिरी दिनों चल रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर का माहौल बनाया जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर और हंगामे को लेकर, अब तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर, ये सवाल मैंने आपसे कल भी पूछा था कि कितना फायदा है इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को, हमारे भाई बहनों को जो मुस्लिम हैं, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर। देखिए, वक्फ बिल बोर्ड के जो जब ये बना था, किस सोच के साथ बना था, ये बड़ी गहराई में जाने की जरूरत है। जो इसका मूल एक कारण था इसका बनने का, किन लोगों को बेनिफिट होना चाहिए था, उन लोगों को आज तक बेनिफिट नहीं हुए। ये बाद में एक हथियार बन गया, कमाई का साधन बन गया, और ना जाने कितने और काम करने का भी रास्ता बन गया। और फिर कांग्रेस ने उसके अंदर बहुत बड़ा काम किया, समय दर समय संशोधन करके वक्फ बोर्ड एक्ट को और मजबूत किया, इतना मजबूत कर दिया कि उनकी अपनी एक दुनिया बन गई। विमल कुमार की अपनी जमीन उसके दारा परदारों की हो सकती है। वक्फ का कोई अधिकारी खड़ा होता है, विमल कुमार को नोटिस दे देता है कि ये जमीन हमारी है। विमल कुमार चिल्लाता है, जगह जगह जाता है, कागज दिखाता है। इनका अपना ट्रिब्यूनल है, इनका अपना ही कोर्ट है। तुम इनके वकील के पास जाओगे, इनके जज के पास जाओगे, जज के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो दोबारा रिवीजन के लिए इनके ही जज के पास दोबारा जाना पड़ेगा। मतलब ये है कि दूध की रखवाली में बिल्लियां बैठी थी, उस पर संशोधन करनी जरूरी थी, वो संशोधन हुई है। तो जो लोग, जो नेता गुमराह कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय को, वो समझ जाए, नहीं तो संशोधन क्या करेगा वो आने वाले दिनों में देखेंगे आप। आम मुसलमान को, मजलूम मुसलमान को, मुसलमान बेवा को जिसका हक मारा गया है वो हक मिलेगा। किसी मस्जिद पे, किसी दरगाह पे कोई किसी तरीके का प्रहार नहीं होगा, किसी कब्रिस्तान पे कोई प्रहार नहीं होगा। हाँ, वक्फ बोर्ड की आड़ में वक्फ की जमीनों पे कईयों ने आलीशान बंगले बनाए होंगे, और कईयों को शौक होता है कि हमारे बंगलों की चारदीवारी में ही हमारा कब्र घर भी हो। वो जरा बच के रहे। जब चोर की गिरबान पे हाथ पड़ेगा तो फिर वो देखा नहीं जाएगा चोर कौन है, फैक्ट्स पे जाना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक जो मजलूम मुस्लिम है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक जो गरीब मुस्लिम है, अगर उसको अब तक हक नहीं मिला तो अब प्लेटफॉर्म पे आएगा तो उसको हक भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, शुक्रिया रंधावा साहब। तो विक्रम रंधावा से बातचीत कर रहे थे। आज का एक खास बातचीत का सिर्फ एक ही मकसद था, जो असेंबली में जो गूंज उठी, एक तरफ तो अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए और दूसरी तरफ जय श्री राम के जयकारे जो है वो लगाए गए, और उसके बाद बीच में जो कोलैब हुआ, जो आपस में जो भी तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें आपने देखी। क्या हंगामा हुआ असेंबली में, और आने वाले समय में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसको लेकर अब क्या कुछ होगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।